नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम मॉडर्न इंडिया में कंपनी के संवैधानिक विकास के विषय में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने संवैधानिक विकास के उद्देश्य, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इन सभी कारकों पर चर्चा की थी। इसके साथ साथ कंपनी के संवैधानिक विकास के क्रम में जो सबसे पहले एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट में कौन कौन से प्रावधान थे, यह एक्ट क्यों लाया गया, इसकी जो भी प्रमुख बातें थी इस पर हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं 1781 के संशोधन अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के विषय में। सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट का उद्देश्य क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों पारित किया गया। जैसा कि आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे, सेटलमेंट मतलब समझौता या संशोधन। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां थीं, उन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ही 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया। अब इसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें थीं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि संशोधन अधिनियम 1781 अर्थात एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, ये इसलिए लाया गया था ताकि इसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमियां रह गई थी उनको दूर किया जा सके। 1773 का जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके कुछ उपबंध इस तरीके से किए गए थे कि वो संदिग्ध नजर आते थे, उनकी स्पष्ट तरीके से या पूर्ण तरीके से व्याख्या नहीं की जा सकती थी। इसी कारण से क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय था और सर्वोच्च परिषद, किस सर्वोच्च परिषद की बात हो रही है यहाँ पे, गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी। तो उपबंध क्योंकि इसके कुछ संदिग्ध थे, स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या नहीं की गई थी, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके बीच में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब ये चीज़ें ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुँचती हैं तो 1781 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा प्रवर समिति को भारत में न्याय व्यवस्था, जो जुडिशरी सिस्टम था, न्याय की जो व्यवस्था थी, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और जो परिषद थी, इसके संबंधों की जांच करने के उद्देश्य से भेजा गया। ठीक है, यानी जो प्रवर समिति थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको क्या कार्य दिया कि आपको क्या करना है, भारत में जो न्याय व्यवस्था है उसकी जांच करनी है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और परिषद के संबंधों के बारे में भी आपको पता लगाना है। ठीक है, प्रवर समिति, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है दो समितियां उसमें होती थी, प्रवर समिति और गुप्त समिति। तो उसमें से प्रवर समिति को ये वाला कार्य सौंपा गया था। प्रवर समिति को यह कार्य 1781 में सौंपा गया और इस समिति ने 1781 में ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया, अर्थात इसने अपनी रिपोर्ट जो है पेश कर दी। इसी रिपोर्ट की बिना पर, इसी रिपोर्ट के बेस पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है पारित किया गया। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस रिपोर्ट पर पारित किया गया, जो प्रवर समिति को काम दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में न्याय व्यवस्था की जांच करना, सुप्रीम कोर्ट और परिषद के जो सदस्य हैं उनके बीच के रिलेशंस कैसे हैं, इसकी जांच करने का जो काम दिया था, इसी की जांच रिपोर्ट के आधार पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट को पारित किया गया। आशा करता हूं चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे, इसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें बताई गई थी। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, काउंसिल थी, और सुप्रीम कोर्ट के बीच संबंधों को क्या कर दिया गया, इनकी सीमा तय कर दी गई, इनका सीमांकन कर दिया गया, इन पर लिमिटेशन लाद दिए गए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पर कंपनी के कर्मचारियों पर कार्यवाही पर रोक लगा दी गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप कंपनी के किसी भी कर्मचारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये प्रावधान भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट में किया गया था। इसके अलावा न्यायालय को यह आदेश दिया गया या न्यायालय को यह कहा गया कि वह अपनी आज्ञाएं, अपने नियम, अपने कानून, अपने निर्णय लागू करते समय ये विशेष रूप से ध्यान रखेगा कि भारत के किसी भी व्यक्ति की सामाजिक और धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। यानी कोर्ट अपने निर्णय या आदेशों को लागू करते समय भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों का, रीति रिवाजों का क्या करेगा, सम्मान करेगा। वो ऐसा कोई निर्णय नहीं देगा जिससे भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों पर किसी भी प्रकार से कोई आंच पहुंचे। ये प्रावधान भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट में किया गया था।
इसके बाद में अगला आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, कभी कभी सीधे सीधे ये प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा एक्ट किस सन में आया था। ठीक है, तो यहाँ से ये भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। ठीक है, इस एक्ट से संबंधित प्रावधानों पर नजर डालने से पहले एक नज़र इससे पहले के घटनाक्रम पर डालते हैं कि जब पिट्स इंडिया एक्ट प्रभाव में आया उससे पहले क्या क्या कंडीशंस पैदा हुई, क्या क्या परिस्थितियां इससे पहले हुई थी। जब ये एक्ट नहीं आया था इससे पहले फॉक्स ने, ठीक है, ब्रिटिश राजनेता फॉक्स ने अपनी जो पार्लियामेंट थी, संसद थी, उसमें एक बिल पेश किया जिसको किस नाम से जाना गया था, इंडिया बिल के नाम से। ठीक है, फॉक्स ने इंडिया बिल पेश किया। जिस प्रकार से हमारे यहाँ दो सदन होते हैं, उच्च सदन निम्न सदन, यानी राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरीके से ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली भी इसी तरीके की है। या हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से ही हमारे देश की जो संसदीय प्रणाली है वो उसका जन्म हुआ है। जिस तरीके से हमारे यहाँ दो सदन होते हैं उसी तरीके से ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी दो सदन होते हैं। वहाँ पर जो निम्न सदन होता है उसको हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है और उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। तो जो फॉक्स ने इंडिया बिल पेश किया था वो हाउस ऑफ कॉमन से तो आसानी से पारित हो गया, लेकिन वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित न हो सका। जब दोनों सदनों से ये बिल पारित नहीं हो सका तो उस समय पर जो ब्रिटेन थी, ब्रिटेन में दो लोगों की मिलीजुली सरकार थी, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स। ठीक है, जब ये बिल दोनों सदनों से पारित ना हुआ तो इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली जो सरकार चल रही थी ब्रिटेन में उसको क्या करना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा। अब यहाँ पर सबसे समझने वाली, सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भारतीय मामले पर, किसी भारतीय अफेयर पर, किसी भारतीय मामले पर सबसे पहले ब्रिटेन की सरकार किस मामले पर गिरी थी। ठीक है, ये पहला मौका था जब किसी भारतीय इश्यू पर, जब किसी इंडियन मामले पर ब्रिटेन की सरकार गिर गई थी। ठीक है, वो कौन सा मामला था, इंडिया बिल वाला मैटर। ठीक है, अब इसके कुछ प्रावधानों पर नजर डालते हैं। ये जो एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उनके द्वारा इसको पेश किया गया था, इसीलिए इसको पिट का एक्ट कहा गया, पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। ठीक है, इसके प्रावधानों में जो कंपनी थी, कंपनी को पहले व्यापारिक और राजनीतिक दोनों मामलों में हस्तक्षेप की आज़ादी हुआ करती थी, लेकिन इस एक्ट के बाद क्या किया गया, कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे उन्हें अलग कर दिया गया, राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया गया। व्यापारिक मामलों के मॉनिटरिंग के लिए, यानी व्यापारिक मामलों की देखरेख के लिए क्या बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो थी व्यापारिक मामलों की, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दी गई थी। इसके अलावा जो राजनीतिक मामले थे, पॉलिटिकल इश्यू थे कंपनी के, उनकी देखरेख के लिए एक नए बोर्ड का गठन किया गया जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल। ठीक है, यानी आप यहाँ से एक प्रश्न ये भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ठीक है, अब जब कंपनी के व्यापारिक मामले अलग हो गए, राजनीतिक मामले अलग हो गए, दोनों तरह के जो इश्यू थे इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, मतलब दो तरीके से शासन की व्यवस्था की यहाँ पे बात की गई। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन की शुरुआत कहीं ना कहीं यहाँ से पड़ चुकी थी। इसके बाद में कंपनी का जितने क्षेत्रों पर, भारत में कंपनी का जितने क्षेत्रों पर शासन चलता था उनको इस एक्ट के बाद से क्या कहा जाने लगा, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। ठीक है, कंपनी के शासनाधीन जितने भी भारत में क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के नाम से जाना गया। इसके साथ साथ पहले जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, परिषद, उसके सदस्यों की संख्या होती थी 4। इस एक्ट के द्वारा, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद में 1786 का एक्ट आता है और 1786 के एक्ट से संबंधित जो सबसे प्रमुख बात है वो क्या है, वो ये है कि इस समय पर गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इस समय पर गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल से संबंधित जितनी भी पावर्स थी वो तो प्राप्त थी ही, इसके साथ साथ इसने यह अपना सुझाव दिया सरकार को कि उसे कंपनी के प्रमुख सेनापति की शक्तियां भी मिलनी चाहिए, यानी कि वह कंपनी को आगे से लीड करना चाहता था। इस वजह से वो चाहता था कि उसे कंपनी का मुख्य सेनापति बना दिया जाए।
इस एक्ट के द्वारा 1786 का जो एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा सबसे प्रमुख प्रावधान यही था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के साथ साथ कंपनी के मुख्य सेनापति की शक्तियों को देना भी स्वीकार कर। इसके बाद आता है आपका एक्ट ऑफ 1793, 1793 का एक्ट। इस एक्ट में कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे, इन पर नजर डालते हैं। 1793 के एक्ट के द्वारा जो कंपनी थी उसके अधिकारों में अगले 20 सालों के लिए वृद्धि कर दी गई। ठीक है, इस समय पर या इस समय तक कंपनी को जितने भी अधिकार प्राप्त थे उन्हें अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। ये 20-20 सालों का जो टर्म पीरियड है इसको 2 बार बढ़ाया गया था। सबसे पहली बार 1793 के एक्ट में, ठीक है, और इसके बाद में फिर 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें फिर दोबारा से इन अधिकारों को 20 और सालों के लिए बढ़ाया गया था। तो आपको याद रखना है, ठीक है, प्रथम बार 1793 के एक्ट में 20 साल के लिए अधिकारों को बढ़ाया गया था और उसके बाद में अगली बार 1813 के चार्टर एक्ट में इन अधिकारों को 20 सालों के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, तो पहला प्रमुख प्रावधान यही है 1793 के एक्ट का कि कंपनी के अधिकारों में 20 सालों के लिए वृद्धि कर दी गई। इसके साथ साथ आपने इससे पहले पढ़ा था कि कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और सेनापति या मुख्य सेनापति के रूप में जो पावर्स दी गई थी, ठीक है, उन सभी पावर्स को कॉर्नवालिस के बाद में आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल थे उनके लिए भी सेम कर दिया गया, यानी उनके लिए भी ये समान अधिकार कर दिए गए। यानी जो भी गवर्नर जनरल होगा वो कंपनी के मुख्य सेनापति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कॉर्नवालिस के बाद में जो भी गवर्नर जनरल बनेगा वो भी गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति के रूप में भी कार्य करेगा। वे सभी पावर्स जो कॉर्नवालिस को प्राप्त थी वे आने वाले गवर्नर जनरल के लिए भी वही रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से कॉर्नवालिस जैसे अधिकार आगे तक बढ़ा दिए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन पहले ब्रिटिश सरकार देती थी, लेकिन इस एक्ट के द्वारा 1793 के एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा था। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकारों में पुनः, ठीक है, पुनः 20 वर्षों के लिए वृद्धि कर दी जाती है। पहली बार वृद्धि 1793 के एक्ट के द्वारा हुई, उसके बाद में पुनः 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकारों में 20 सालों के लिए वृद्धि कर दी जाती है। अब इसमें जो प्रावधान थे और कौन कौन से प्रावधान थे उन पर नजर डालते हैं। कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार पूरी तरीके से 1813 के चार्टर द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, पहले जो कंपनी थी भारत के साथ या भारत में रहकर जो भी ट्रेड कंपनी करती थी वो अकेला, यानी एकाधिकार का मतलब है इस कंपनी के अलावा कोई दूसरा कंपनी या कोई दूसरा व्यक्ति भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। ठीक है, पूरे भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। 1813 के चार्टर के द्वारा इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि कंपनी जो चाय का व्यापार करती थी और इसके साथ साथ चीन के साथ जो भी कंपनी के व्यापारिक संबंध थे, चीन के साथ जितना भी ट्रेड इसका होता था उस पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, यानी ये वाले अधिकार उससे नहीं छीने गए। चाय और चीन के साथ व्यापार के जो एकाधिकार थे वो कंपनी के पास ही रहे। इसके साथ साथ भारतीय व्यापार के संबंध में जो एकाधिकार कंपनी को प्राप्त थे उनको यहाँ से क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त का मतलब ये, समाप्त का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी अब भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी। यहाँ से कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था, अर्थात इसका मतलब है कि कंपनी तो व्यापार करेगी, इसके साथ साथ कंपनी के जो कंपनी भारत पर व्यापार कर रही है या भारत के साथ जो भी ट्रेड कर रही है, ब्रिटेन के अन्य नागरिक भी अब भारत के साथ ट्रेड कर सकते हैं, मुक्त रूप से व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अर्थ ये बिल्कुल न समझा जाए कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया तो कंपनी का व्यापार ही बंद हो गया। कंपनी का व्यापार बंद नहीं हुआ था, कंपनी व्यापार करती रहेगी, लेकिन पहले केवल कंपनी व्यापार करती थी, वो अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था। अब इसके साथ कोई भी ब्रिटेन का नागरिक व्यापार कर सकता था। ठीक है, इसके साथ साथ इसी एक्ट के तहत यानी 1813 के चार्टर के तहत भारतीय एजुकेशन जो थी, शिक्षा थी, इस पर पहली बार खर्च करने का प्रावधान किया गया। और ये खर्च कितना था, एक साल में लगभग 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान 1813 के चार्टर में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, ईसाई मिशनरी थे, उनको भारत में खुले रूप से अपने धर्म के प्रचार एवं प्रसार की आज़ादी इस एक्ट के द्वारा दे दी गई।
ठीक है। इसके बाद में आता है आपका 1833 का चार्टर एक्ट। इसके अलावा इस एक्ट में कौन कौन से प्रावधान थे कि जो कंपनी थी उसके व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, ठीक है। यहाँ चीज़ें आप समझेंगे। 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, मतलब कंपनी के अलावा ब्रिटेन के कोई भी नागरिक, ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति भारत पर या भारत के साथ व्यापार कर सकता था। लेकिन 1833 के चार्टर में ये प्रावधान किया गया कि जो कंपनी थी वो भारत के साथ ट्रेड करती थी, उसके अधिकार पूरी तरीके से यहाँ से समाप्त कर दिए जाते हैं और पूरा जो ये कार्य था, ये पूरा जो पावर थी वो कहाँ पहुँच जाती है, ब्रिटिश सरकार के अंडर में, ठीक है। जो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटेन का राजा होता था उसका शासन भारत पर स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था उसका नाम अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी जो गवर्नर जनरल बंगाल पर शासन करता था अब यहाँ से चेंज करके उसे पूरे भारत का, ठीक है, पूरे ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस क्रम में भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, आप यहाँ से याद रखेंगे। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इस क्रम में सबसे पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसे सभी तरह की जो नागरिक शक्तियां थीं और इसके साथ साथ पूरी सैन्य शक्तियां इसको प्राप्त थीं, ठीक है। गवर्नर जनरल को यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को सभी प्रकार के नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी गईं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सबसे पहले 4 सदस्य ही होते थे, फिर आगे चलकर उनको 3 कर दिया गया और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इनकी संख्या पुनः 4 कर दी गई। यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधिक परामर्श हेतु चौथे सदस्य की जो है एंट्री हो जाती है यहाँ से। इसके अलावा भारतीय कानून को संचित करने के लिए, संहिताबद्ध करने के लिए, एक विधि सम्मत कानून बनाने के लिए यहाँ से प्रथम विधि आयोग की स्थापना भी हमको देखने को मिलती है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही पहला विधि आयोग निर्माण किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहले विधि आयोग का गठन किया गया। इसके अलावा सरकारी जो नौकरियां होती थी, सरकारी नौकरियों में जो चयन की पद्धति होती थी उसमें लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है, नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होता था वो समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और ये जो विधि आयोग के द्वारा जो जैसे विधि आयोग बना था अपने कानून को संचित और संहिताबद्ध करने के लिए, तो जो कानून बने थे उसमें एक धारा 87 जोड़ी गई थी, ठीक है, एक धारा 87 जोड़ी गई थी। इसी धारा 87 के अनुसार सरकारी चयन में भेदभाव को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया और गवर्नर जनरल को पूरे देश के लिए, ठीक है, अब जो कि गवर्नर जनरल भारत का होता था, पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसको पूरे देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दे दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया, आज हमने आपका संशोधन अधिनियम से लेकर के 1833 के चार्टर एक्ट तक का सफ़र तय कर लिया है। इसके बाद में जो आने वाले और एक्ट हैं उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।